हेलो दोस्तों, मैं त्रिभुवन कसाना स्कॉलर्स क्लासेस पे सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि संविधान हमारा चल रहा था, तो संविधान का हम चाहते हैं कि संविधान के साथ साथ एक पार्ट और शुरुआत कर दी जाए जीएस में ही। जैसे कि आपने देख रहे हैं कि लिखा हुआ है इतिहास, और इतिहास में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत को हम बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि देखिएगा, मैं मध्यकालीन भारत का शुरुआत करने का मुख्य कारण यही है कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत कर दी जाए इतिहास में। तो दोस्तों, अगर मॉडर्न हिस्ट्री को समझना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत को हम किससे जोड़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री से, ताकि आपको कोई भी कहानी ऐसा ना लगे कि हाँ कोई कहानी छूट चुकी है या कोई टॉपिक हमारा रह चुका है। तो देर ना करते हुए दोस्तों, मैं सीधा आपको लिख दे रहा हूं यहां पर इतिहास में मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। और दोस्तों, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं मैं कि जीएस को जो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, आप बिल्कुल उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखिएगा, कहानी आपको बहुत ही जबरदस्त मैं आपके सामने लेके आया हूं आज। बहुत जबरदस्त कहानी है। आपको देखिएगा लगेगा कि हाँ सर, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं, मतलब कि एक ऐसा लगेगा बाकी में जीएस पढ़ रहे हैं। तो आप ऐसा ना करें कि पूरे वीडियो को देखें, अंत तक उसकी कहानी देखें कि अंत तक कहानी उसकी क्या है। देखिएगा, मध्यकालीन भारत में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जाएंगे वो है भारत पर अरबों का आक्रमण। क्या है? भारत पर अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण। और दोस्तों, इसके अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे भारत में अरबों के आक्रमण के साथ साथ हम इसमें लिखेंगे अरबों में अगर सबसे पहले किसी ने आक्रमण किया है उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, इसके बारे में मुझे आपको बिल्कुल डिटेल से बताना है। और देखिएगा, कहानी बाकी में ही मैं विश्वास दिलाता हूं कि कहानी आपको बाकी में समझ में आएगी, और बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है, बहुत जबरदस्त कहानी है। और वीडियो के अंत तक बने रहना। ऐसा ना हो कि वीडियो को बीच में निकाल के आप देखें, बिल्कुल शुरू से देखो, बढ़िया बिल्कुल। अगर मजा ना आए दोस्तों तो आप बोल देना कि सर बाकी में जो आपने बोला था मजा नहीं आया। दोस्तों, बहुत मजा आएगा। और जीएस में देखिए आपको समझ में भी आएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। कोशिश करूंगा कि आप तक कहानी को बहुत अच्छे से पेश करूं मैं आपके बीच में। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं ऐसा नहीं कि मैं सबसे पहले आपको डायरेक्टली मोहम्मद बिन कासिम पढ़ा दूं, थोड़ी सी बैक कहानी, थोड़ा सा बेस तैयार करते हैं 1-2 मिनट का। 1-2 मिनट में आपको ये बता दूं कि मोहम्मद बिन कासिम कौन है, कहां से आया है और क्यों आया है, उसका उद्देश्य आप जान लें। उसके 10 मिनट के बाद मैं कहानी आपको बहुत ही जबरदस्त बताऊंगा। दोस्तों, बने रहना लास्ट तक वीडियो के, ठीक है? तो देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये मोहम्मद बिन जो कासिम आया है वो कहां से आया है? अरब देश से आया है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों, कब किया था इसने? 712 ईस्वी में इसने भारत पर दोस्तों आक्रमण किया था। और इस जो मोहम्मद बिन कासिम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसने जो 712 ईस्वी में आक्रमण किया था दोस्तों, तो वो किया था सिंध पर। कहां किया था दोस्तों? सिंध पर। और सिंध की अगर हम बात करते हैं तो 712 ईस्वी में इसने विजय प्राप्त कर ली थी इस पे। और जब विजय प्राप्त करी थी तो इस सिंध का जो राजा था वो उसका नाम था दाहिर। ठीक है दोस्तों, आज हमें इतना मतलब नहीं है कि इतनी बात हमने लिख दी है, इतनी बातें तो दोस्तों कोई भी आपको बता देगा। और मैं आपको वादा करता हूं किसी भी YouTube चैनल की मैं आपको मैं आज आपको चैलेंज देता हूं दोस्तों, पूरा मेडिवल हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा। और जितना भी आपको हिस्ट्री के पार्ट जो भी आएंगे, मैं पूरा चैलेंज करता हूं कि अगर आपको ऐसा ना लगे कि सर बाकी में YouTube चैनल तो हमने देखे बहुत, लेकिन हिस्ट्री बाकी में ऐसा नहीं पढ़ा है। दोस्तों, बच्चों की डिमांड थी, मैं इसलिए आपको हिस्ट्री पढ़ाने आया हूं। और आप इसको बढ़िया से देखें, और मैं वादा करता हूं एंड तक आप देखेंगे इसको बिल्कुल। तो देखिएगा, यहां का जो राजा था दोस्तों वो था दाहिर।
और दाहिर की अगर हम बात करते हैं तो ये सिंध का राजा होने के साथ साथ कुछ अन्य क्षेत्रों पर भी इसका अधिकार था। आखिर मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध आया तो उसने आक्रमण क्यों किया, उसकी बैक कहानी क्या है? तो दोस्तों मैं सबसे पहले उसकी बैक कहानी बताता हूं कि मोहम्मद बिन कासिम कैसे कैसे भारत आया और उसने किस क्षेत्र पर सबसे पहले आक्रमण किया और कौन से भारत को उसने सबसे अधिक प्रभावित किया। दोस्तों जल्दी से जल्दी आप एक काम करें, जल्दी से जल्दी में एक मैप बना लें छोटा सा, ताकि आपको मैपिंग के द्वारा आपको पता चले कि मोहम्मद बिन कासिम कैसे भारत पहुंचा और इसने कौन से भारत पर आक्रमण किया था। पश्चिमी भारत पर किया दोस्तों या पूर्वी भारत पर या दक्षिणी भारत पर? एक छोटा सा मैप दर्शा लेते हैं दोस्तों यहां पर, ताकि आपको मैप के द्वारा पता चलता रहे। इस तरह से बना लें, बस ऐसा लगे थोड़ा सा भारत जैसा। क्योंकि दोस्तों बिना मैपिंग के आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। पढ़ाने को तो हम आपको इस तरह से भी पढ़ा दें, इस तरह से बना लो बस। ये लो बन गया भारत। अब कुछ लोग बच्चे कमेंट करते हैं कि किसका मैप है, किस देश का मैप है। भैया हम बोल रहे हैं आपको भारत का ही बना रहे हैं तो भारत का ही होगा, तो ऐसा ना करें। आपको जिस तरह से आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप बनाइएगा मैप, लेकिन थोड़ा सा ये समझ में आ जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो दोस्तों ये भारत का मैप बन चुका है और इधर देखिएगा हम पश्चिमी भारत बना लेते हैं। और जो देखिएगा मैं पूरी लोकेशन ही आपको बता देता हूं कि लोकेशन क्या है, कि भाई कासिम कैसे कैसे भारत आया। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इस भारत पर उसने आक्रमण किया था और देखिएगा यहां से उसने आक्रमण किया था पश्चिमी भारत पर। इस तरह से अरब देश था, तो अरब देश की अगर हम बात करें तो अरब देश की लोकेशन ये थी दोस्तों। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत पर अरबों का आक्रमण, तो अरबों के आक्रमण में हमें लोकेशन दिखानी है, ये हो गया अरब देश। और दोस्तों इसी देश से अगर हम बात करते हैं, इसी देश से मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्या सिंध के कौन से हिस्से पर आक्रमण किया है? क्या आपको पता है दोस्तों कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के कौन कौन से हिस्से पर आक्रमण किया? नहीं पता ना, आज तक आपको बताया ही नहीं होगा, और बताया भी होगा तो कुछ क्षेत्र आपको बता दिए होंगे। लेकिन दोस्तों मैं इस मैप के द्वारा आपको सारी चीजें बताऊंगा कि सिंध, ये पूरा सिंध हुआ करता था, पूरा सिंध प्रांत था। और इस सिंध प्रांत की अगर हम बात करते हैं तो इसका राजा जो था वो दाहिर था, लेकिन सिंध छोटा हिस्सा तो था नहीं भाई, बहुत बड़ा हिस्सा था। तो आखिर वो कितने हिस्सों में बटा हुआ था, तो उन हिस्सों को देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिएगा ये जो हिस्सा था, ये जो था ये पूरा सिंध है दोस्तों। देखिएगा ये जो मैं आपको बिंदु दिखा रहा हूं ये पूरा क्या है? सिंध है। और दोस्तों इस सिंध की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो राजा है उसका नाम मैं पहले ही बता चुका हूं, क्या नाम है? दाहिर। लेकिन इस सिंध की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से हिस्से थे जो प्रमुख, जहां पर कि मोहम्मद बिन कासिम की हमें कहानी देखने को मिलती है? तो देखिएगा यहां पर एक हिस्सा था मकरान, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों एक हिस्सा यहां पर था, यहां पे अगर हम बात करें अरोर, सिंध का ये हिस्सा था ये अरोर। और यहां पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहां पर एक हिस्सा था ब्राह्मणाबाद। और यहां पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो एक हिस्सा यहां पर था सिंध का ही, जिसका नाम था देवाल, ठीक है। और यहां की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो मुख्यतः अगर हम देखें तो और भी दो हिस्से माने जाते हैं, तीन हिस्से, जैसे कि मुल्तान है, जैसे कि सहवान है, ये भी इसी के हिस्से थे, जैसे कि नैरोन है, ये भी सिंध के हिस्से थे। लेकिन दोस्तों जो जबरदस्त कहानी आपको देखने को मिलेगी, जो बाकी में कह सकते हैं कि सिंध पे अत्याचार किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, वो इन्हीं चार हिस्सों पे किया था। दोस्तों इन्हीं चार हिस्सों की मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई जो सिंध था ये चार भागों में, 5, 6, 7 भागों में बटा हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि मकरान का कौन सूबेदार था? क्या आपको पता है कि अरोर पे किसका मतलब शासन था? देखो राजा तो पूरे सिंध का दाहिर है, लेकिन सिंध को ही कई भागों में मुख्यतः व्यवस्था बनाने के लिए, अच्छे से शासन करने के लिए दाहिर के ही कुछ ऐसे लोग थे जो कि यहां पर क्या कर रहे थे, उसकी कमान संभाल रहे थे।
अब देखिएगा वो कौन कौन लोग थे, थोड़ा सा टाइम दे दे, मैंने आपको बताया मात्र 10 मिनट चाहिए मुझे आपको, ताकि आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पे कौन कौन है। उसके बाद दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं जबरदस्त तरीके से। मकरान की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो कोई व्यक्ति था उसका नाम था मोहम्मद हारून। क्या नाम बताया मैंने? मोहम्मद हारून। यहां का जो सूबेदार था दोस्तों, ये सूबेदार था। और यहां पे अगर हम बात करते तो अरोर पे बजरा था। क्या नाम था? बजरा। यहां पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं, यहां पे सूर्य देवी और परमार देवी। दोस्तों ये कोई और नहीं है, दाहिर की कौन है भैया? पुत्री है। ये पुत्री है दाहिर की, और ये कौन है? दाहिर का पुत्र है दोस्तों। अगर हम देवाल की बात करें तो देवाल पे है जयसिंह। देवाल पे है जयसिंह। जयसिंह कोई और नहीं है, दाहिर का भतीजा है। लिख ले यहां पर भतीजा। ताकि आपको मैं यहां पे लिख क्यों रहा हूं दोस्तों, इसलिए लिख रहा हूं, जब मैं आपको कहानी बताऊंगा पूरी विस्तार पूर्वक, आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई इनका क्या क्या रिलेशन है, क्योंकि सारी कहानी दोस्तों इन्हीं से रिलेटिव है। अब देखते हैं दोस्तों की कहानी क्या है। सबसे पहले अगर आपको जानना है मोहम्मद बिन कासिम को, या कह सकते हैं कि अरबों का भारत पर आक्रमण, तो आपको थोड़ा सा 712 ना पढ़ के, देखो मैं क्या पढ़ाऊंगा यहाँ पे, मध्यकालीन भारत पे जो आक्रमण हुआ है वो 712 ईस्वी में हुआ है दोस्तों, लेकिन 712 नहीं पढ़ना अभी। अगर हमें पढ़ना है बिल्कुल बढ़िया से डिटेल से, तो 712 से पहले की कहानी मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों कहानी क्या है। देखिएगा बिल्कुल ध्यान पूर्वक, अब आप बिल्कुल रजिस्टर लेके आप बिल्कुल शांति से बैठ जाएं और दोस्तों मेरी कहानी को समझे कि कहानी क्या है। अब बिल्कुल बढ़िया से, अब जितना लिखना था आप लिख चुके हैं, अब आप सिर्फ कहानी समझें, और जहां आपको लगे दोस्तों कि जहां आपको लगे कि हमें लिखना है, तो वहां आप अपना पेन उठा लें। पूरी कहानी में आपको क्वेश्चन भी आपकी चलते रहेंगे और आपको कहानी भी समझ में आती रहेगी। अब छोटे बच्चे तो नहीं कि मैं अलग से आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि लिखो मोहम्मद बिन कासिम ने 700, अब सब कुछ पता हम कर चुके हैं यहाँ पर कि भाई 4 भाग हैं और 4 भागों की हम यहाँ पर कहानी देख रहे हैं। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले कहानी स्टार्ट करते हैं इस्लाम धर्म से। अगर हम बात करें कि इस्लाम धर्म की, तो दोस्तों इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था मोहम्मद साहब। क्या नाम था? मोहम्मद साहब। अगर हम मोहम्मद साहब की बात करते हैं तो इनकी जो मृत्यु हुई है दोस्तों 8 जून 632 ईस्वी को। और हमने बताया है कि जब मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है तो इस्लाम धर्म 2 भागों में बंटता है, एक का हुआ है शिया और एक हुआ है दोस्तों सुन्नी। और कह सकते हैं कि अब देखिएगा मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद तक अगर हम देखें तो मोहम्मद साहब ने एक बात रखी थी अपने इन अनुयायियों से कि भाई जब मोहम्मद साहब का उद्देश्य इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करना था, और मोहम्मद साहब का यह भी उद्देश्य था कि भाई अरब के अलावा इस्लाम धर्म को अन्य कंट्री में भी फैलाया जाए, अन्य देशों में भी इस्लाम धर्म का झंडा फहराया जाए। लेकिन दोस्तों जब मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है 8 जून 632 ईस्वी को, तो पूरे अरब में अगर हम देखें इस तारीख तक पूरे अरब में इस्लाम धर्म पूरा फैल चुका था। और जब इस्लाम धर्म फैल चुका था तो देखिएगा इसी इस्लाम के देशों ने क्या किया, इन पश्चिमी भारत के जितने भी जो पड़ोसी देश थे, पूरब के जो देश थे दोस्तों, पूरब में जितने भी देश थे उनमें इस्लाम धर्म को फैलाना चाहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद मोहम्मद साहब के अनुयायियों ने एक इच्छा जताई कि भारत में भी क्या फैलाया जाए, इस्लाम धर्म का झंडा फहराया जाए। लेकिन दोस्तों क्या इस्लाम धर्म को भारत में जानता है कोई लोग? नहीं, अभी तक इस्लाम का कोई भी बोलबाला भारत के अंदर नहीं था। अगर हम दोस्तों बात करें और चीजों की तो देखिएगा
8 जून 632 ईस्वी को मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है और इस तारीख तक या इस डेट तक पूरे अरब में इस्लाम धर्म फैल चुका था। तो भारत की धरती पे इस्लाम धर्म कब आया? तो देखिएगा 634 ईस्वी में अगर हम बात करते हैं तो यही इस्लाम धर्म के कुछ अनुयायी, कुछ मौलवी भारत के इस क्षेत्र पर क्या करते हैं दोस्तों, प्रचार करने के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों यहां भी बताते हैं कि इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं करने दिया जाता है। 644 ईस्वी में अगर हम देखें कहानी तो इस्लाम धर्म का फिर से भारत में प्रचार करने के कुछ मौलवी काजी आते हैं, लेकिन यहां भी बताते हैं कि कोई भी इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं करने दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 644 के बाद कुछ और बातें देखें तो 667 ईस्वी में फिर से इस्लाम धर्म का भारत में झंडा फहराना चाहते हैं, प्रचार प्रसार करने के लिए मौलवी काजी आते हैं। लेकिन दोस्तों यहां भी इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं होने दिया जाता है। आखिर ऐसा हो क्या रहा है दोस्तों? अगर हम बात करता हूं कि ये जो प्रचार हो रहा है वो कौन से भारत में हो रहा है? ये जो भारत है दोस्तों, जो पश्चिमी भारत है, इसमें ही इस्लाम के लोग क्या कर रहे हैं, इस्लाम का झंडा फहराना चाहते हैं। लेकिन इस पे तो शासन किसका है? राजपूत लोगों का है। क्या वो इस्लाम धर्म को प्रचार करने देंगे? क्या इस्लाम का झंडा फहरने देंगे? नहीं ना। तो इसीलिए बताना चाहता हूं दोस्तों कि जब यहां पर 3 बार प्रचार होता है, लेकिन यहां पर मौलवी काजियों की भी हत्या यहां पर कर दी जाती है। राजपूतों के द्वारा इन मौलवी काजियों की हत्या करने के बाद अगर हम देखें तो मौलवी काजी एक इस्लाम का प्रचार करने के साथ साथ 672 ईस्वी में अगर हम बात करते हैं, उन्हीं मौलवी काजियों की हत्या का बदला लेने के लिए सुन्नी कबीला क्या करते हैं, सुन्नी कबीले के साथ ये भारत आते हैं। लेकिन दोस्तों यहां भी बताते हैं कि कोई भी प्रचार नहीं होने दिया जाता है। आखिर ऐसा हो क्या रहा है दोस्तों? मैं बताना चाहता हूं कि भारत में इस्लाम धर्म को कोई व्यक्ति नहीं जानता है। भारत में इस्लाम के कोई भी अनुयायी अगर कोई भारत आता है उसके बारे में कोई भी नहीं जानते हैं। इस्लाम की पवित्रता को कोई भारत में नहीं जानता है। आखिर इस्लाम धर्म में क्या चीज है दोस्तों? बताना चाहता हूं कि जब मौलवी काजियों को 672 ईस्वी में मार दिया जाता है तो कुछ समय के पश्चात मैं बताना चाहता हूं कि बहुत अरबी आक्रमणकारी इस भारत पर आक्रमण करने के लिए आए, लेकिन दोस्तों यहां पर किसी को सफलता नहीं मिल पाई। अब देखते हैं कि कुछ सालों के बाद बताते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम की अगर हम बात करें दोस्तों तो मोहम्मद बिन कासिम की अगर हम देखें, रफ कर दे रहा हूं दोस्तों, कुछ चीजें नोट करते रहना जहां आपको लगे। सीधा कहानी लेके चलता हूं 711 ईस्वी में। 711 ईस्वी 711 ईस्वी में अगर हम बात करते हैं, बगदाद का एक खलीफा था, उसका नाम था अल हजाज। क्या नाम था? अल हज्जाज। अगर हम बात करें कि इसी अल हज्जाज का भतीजा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, और इस मोहम्मद बिन कासिम की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा इसी के द्वारा भारत पर आक्रमण कर दिया जाता है। आखिर इसने आक्रमण क्यों किया दोस्तों? मैं आपको बताना चाहता हूं पूरी डिटेल से। अब पूरी कहानी आ चुकी है भारत में। देखिएगा मोहम्मद बिन कासिम किसका भतीजा है? अल हज्जाज का। और अल हज्जाज का भतीजा होने के साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इस मोहम्मद बिन कासिम का जो विवाह हुआ था, इसकी पुत्री अल हज्जाज की पुत्री जिसका नाम था रेहाना, और कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज का दामाद भी था और इसका क्या था दोस्तों? भतीजा था। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कैसे किया तो देखिएगा अल हज्जाज ने पूरी कहानी बताई कि भाई इसने आक्रमण, मौलवी काजियों ने कई बार प्रचार इस भारत पे करना चाहा, लेकिन यहां पर क्या था कि कुछ मुसलमानों को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी गई। उनको कुछ को कह सकते हैं कि यहां पर उनकी हत्या करके अरब के रास्ते उनको मतलब कि भेज दिया गया। इस तरह से कुछ कहानी मतलब मोहम्मद बिन कासिम को बताई गई। मोहम्मद बिन कासिम की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसी कहानी को मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ाता है और कहता है कि मैं अपने उन मौलवी काजियों की हत्या का बदला एक दिन इन लोगों से लेकर रहूंगा। मोहम्मद बिन कासिम की अगर मैं बात करता हूं तो मोहम्मद बिन कासिम से पहले दोस्तों 13 बार आक्रमण हो चुका था।
13 बार आक्रमण हो चुका था और वो आक्रमण ऐसा था दोस्तों, वो कह सकते हैं कि विफल आक्रमण था, सफलता किसी को प्राप्त नहीं हुई थी। तो मोहम्मद बिन कासिम उन आक्रमणों की ओर देखता है तो मोहम्मद बिन कासिम को जरूर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दोस्तों जो दाहिर है वहां का राजा वो ताकत भर है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने कई देशों से मिलकर अपनी एक छोटी सी सेना इकट्ठी करी और लगभग वो छोटी सी सेना मैं अब आपको बताना चाहता हूं वो 10,000 सेना थी। दोस्तों 10,000 सेना के साथ मोहम्मद बिन कासिम कहां से रवाना होता है दोस्तों? अरब से होता है। तो देखिएगा मैं अरब की कंडीशन बता देता हूं कि अरब से कैसे आता है दोस्तों। कितनी सेना है? 10,000 सेना है। बगदाद के खलीफा कौन था उस समय? अल हजाज है। अल हजाज मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दे देता है और मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों यहां से देखिएगा, यहां से मोहम्मद बिन कासिम 10,000 सेना के साथ रवाना होता है। इस तरह से देखिएगा, इस तरह से रवाना होता है और रवाना होने के बाद देखिएगा मोहम्मद बिन कासिम कहां पहुंचता है? सीधा पहुंचता है भारत। और भारत में एक सिंध का एक हिस्सा था जिसका नाम था मकरान। अब देखिएगा मोहम्मद बिन कासिम जो भारत पहुंचता है वो गोमल दर्रे को पार करके पहुंचता है। किस दर्रे को पार करके दोस्तों? तो लिख लेना यहां पर, मोहम्मद बिन कासिम जो भारत पहुंचा था वो गोमल दर्रा था, गोमल दर्रा। कोमल दर्रे को पार करके सबसे पहले कौन से हिस्से पे आता है? मकरान तट पर। और देखिएगा मकरान तट पर जब 10,000 की सेना लेकर मोहम्मद बिन कासिम पहुंचता है तो यहां का जो सूबेदार था वो मुस्लिम था दोस्तों। इस सूबेदार की मैं बात बताना चाहता हूं कि जब 672 ईस्वी में मौलवी काजी भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे तो बताते हैं कि कुछ राजपूत राजाओं ने इसको बंदी बनाकर कह सकते हैं कि अपनी काल कोठरी में बंद कर रखा था। इसी कारण था कि इस मोहम्मद हारून ने इस्लाम धर्म का त्याग कर हिंदू धर्म को स्वीकार किया था और ये पहला ऐसा मुसलमान है जिसने कि हिंदू धर्म की परंपराओं का क्या किया था? पालन किया था। कह सकते हैं कि हिंदू धर्म को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति अगर कोई इस्लाम में देखने को कोई मिलता है तो वो मोहम्मद हारून था दोस्तों। तो मोहम्मद हारून जिस समय कासिम यहां पर पहुंचता है दोस्तों, तो कासिम जिस समय मकरान तट पर मोहम्मद हारून से मिलता है तो दोस्तों इसकी जो आयु थी मोहम्मद हारून की वो लगभग 80 वर्ष पूरी कर चुका था, एक बूढ़ा था। ये इस्लाम को बचाने के लिए इसके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि ये इस्लाम को बचा सके। लेकिन बताते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम इससे मुलाकात करता है तो इसने यही कहा था कि मेरी भुजाओं में इतनी ताकत नहीं है, मेरी भुजाओं में इतनी क्षमता नहीं है जो कि मैं इस्लाम को बचा सकूं। मैं उन काफिरों का अभी वध करने में सक्षम नहीं हूं जो इस्लाम के वो काफिर हैं। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो मोहम्मद हारून ने यही कहा था कि मैं युद्ध तो नहीं कर सकता हूं लेकिन कासिम तेरी मैं मदद जरूर कर सकता हूं। मैं इस्लाम को बचाने के लिए तुझे कुछ ऐसी तोहफे दे सकता हूं जो कि आगे चल के तुझे क्या करेंगी? वो युद्ध में सहायता करेंगी। तो दोस्तों इसी मोहम्मद हारून की दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि मोहम्मद हारून ने इसी मोहम्मद बिन कासिम को 22 पत्थर फेंकने वाली एक तोप प्रदान करी और वो 22 पत्थर फेंकने में इतनी सक्षम थी कि उसमें एक साथ आप 22 पत्थर भर दो बड़े बड़े। और बताते हैं कि जब उसको मैदान में छोड़ा जाता था तो बहुत ही मदद करती थी वो तोप। तो वो तोप प्रदान कौन करता है? मोहम्मद हारून करता है। और जब मोहम्मद हारून तोप कासिम को दे देता है तो कासिम की कहीं ना कहीं यहां पर मदद हो जाती है और मोहम्मद हारून अपने प्राणों का त्याग कर देता है। दोस्तों जब मोहम्मद हारून की प्राणों का त्याग हो जाता है तो मोहम्मद बिन कासिम ने अपने उन 10,000 सैनिकों से यही कहा कि मकरान के अंदर जितने भी लोग हैं, मकरान के अंदर जितने भी हिंदू धर्म हैं, जितने भी हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं, सबको ही मार दिया जाए। आखिर मोहम्मद बिन कासिम की अगर हम देखें तो एक कह सकते हैं कि कट्टर मुस्लिम वाली नीति थी इसके अंदर। मोहम्मद हारून के मरने के तुरंत बाद ही देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने आदेश कर दिया कि 17 साल से कम आयु के बच्चों को मार दिया जाए और 17 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको इस्लाम धर्म स्वीकार कराया जाए। दोस्तों यहां पर देखिएगा मोहम्मद बिन कासिम की 10,000 सेना ने एक कह सकते हैं कि इतना आतंक मचाया मकरान के अंदर, कह सकते हैं कि लोगों को घर से बेघर होना पड़ा। लोगों को कह सकते हैं एक इस्लाम जबरन स्वीकार कराया जा रहा था।
लोग कह सकते हैं कि सिंध छोड़कर अन्य क्षेत्रों में अपना निवास बना रहे थे। देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने यहां पर वही हसर किया, बहुत भयंकर तरीके से लोगों को कह सकते हैं कि तलवार के बल पर मारा गया। लेकिन दोस्तों बताते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले इस मकरान पर कब्जा करने के बाद दोस्तों आगे बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों अब मोहम्मद बिन कासिम जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, टारगेट बनाता है देवाल को। मकरान के बाद सीधा टारगेट बनाता है देवाल को, और देवाल एक बंदरगाह था, सिंध का एक बहुत ही प्रमुख बंदरगाह था, और वहां का जो सूबेदार था वो जयसिंह था, और जयसिंह कोई और नहीं था, वो दाहिर का भतीजा था। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि थोड़ी सी कहानी मैं आपको जयसिंह की बताना चाहता हूं कि जयसिंह आखिर है कौन, जयसिंह का बायोडाटा क्या है, जयसिंह की पिछली कहानी क्या है। दोस्तों आज तक मैं जयसिंह की बात करूं तो जयसिंह ने आज तक अपने जीवन में कोई भी लड़ाई हारी नहीं। जयसिंह ने अपने जीवन में कोई लड़ाई मतलब उसने युद्ध बहुत किए हैं, लेकिन किसी में विफलता उसको नहीं मिली है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जब मोहम्मद हारून ने अपने प्राणों का त्याग किया था, और कह सकते हैं कि 22 पत्थर फेंकने वाली तोप प्रदान करी थी, तो उसने यही कहा था कि सिंध को अगर जीतना है, अगर सिंध को जीतना है तो तुझे सबसे पहले दाहिर को नहीं मारना। मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनना। मोहम्मद हारून ने यही कहा था कासिम से कि कासिम अगर तुझे सिंध को जीतना है तो तुझे दाहिर को नहीं मारना, तुझे सबसे पहले मारना पड़ेगा दाहिर का भतीजा जयसिंह, जो कि सिंध का सबसे ताकतवर सूबेदार है। और सिंध को अगर कब्जे में लेना ही है सही रूप से और इस्लाम का झंडा फहराना है, तो तुझे सबसे पहले दाहिर से युद्ध ना कर एक कह सकते हैं कि जयसिंह से करना होगा। तो इसीलिए ये कासिम अपना अगला टारगेट बना लेता है, कहां, जयसिंह के द्वारा, जयसिंह को, और अपनी सेना मकरान से सीधा ले जाता है कहां पर दोस्तों, देवाल। दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वही जयसिंह है जो कि आज तक अपने जीवन में कोई लड़ाई हारा ही नहीं है। आज मैं उससे युद्ध कराने जा रहा हूं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जयसिंह के पास अगर मैं सेना की बात करूं तो लगभग 80,000 से अधिक सेना है, 80,000 से अधिक सेना है, और कासिम के पास दोस्तों मात्र 10,000 सेना है। आखिर क्या होगा इस युद्ध में, तो दोस्तों वो कहानी को आपको सुनना है, उस कहानी को मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको मैं सीधी बात बताता हूं कि आपको बाकी में दोस्तों लगेगा कि आज हमने बाकी में कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत की हमने बाकी में शुरुआत करी है। तो दोस्तों जब जयसिंह के पास सेना लेके पहुंचता है मोहम्मद बिन कासिम, और कासिम की आयु मात्र 17 वर्ष है, और सेना लेके पहुंच जाता है, और जब पहुंचता है तो जयसिंह इसको आदेश देता है कि तुरंत चला जा मेरे सिंध से, आखिर वही तेरा भी वही असर होगा जो कि अन्य मौलवी काजियों का किया गया है। लेकिन दोस्तों कासिम ने युद्ध करने की इच्छा जताता है जयसिंह से, और यही कहता है कि मैं इस्लाम के उन काफिरों का वध करने आया हूं जिन्होंने कि इस्लाम के आगे रुकावट बने हैं। या तो आप इस्लाम को स्वीकार कर लो या मेरी अधीनता को स्वीकार कर लो, और आपको इस्लाम धर्म को स्वीकार करना होगा, तब मैं आपका वध नहीं करूंगा। यह मोहम्मद बिन कासिम बोल रहा है जयसिंह से, उसी जयसिंह से बोल रहा है जिसने कि आज तक अपने जीवन में कोई युद्ध हारा ही नहीं। दोस्तों युद्ध हो जाता है दोनों सेनाओं के बीच में, और युद्ध बहुत ही भयंकर होता है दोस्तों। कम से कम 22 घंटे तक लगातार सेना लड़ती है, और 22 घंटे युद्ध के बाद दोस्तों ऐसा लगता है कि जयसिंह बहुत जीतने ही वाला होता है, और जयसिंह की सेना बहुत हावी हो जाती है उस 10,000 सेना पर, और मोहम्मद बिन कासिम को लगता है कि मुझे सिंध छोड़कर भागना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था, दोस्तों युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था, युद्ध चल रहा था भीषण, दोनों तरफ से कत्लेआम हो रहे थे। ना ही कासिम की सेना पीछे हट रही थी और ना ही जयसिंह की सेना पीछे हट रही थी, और मैं तुलना करूं तो कासिम की सेना पर हावी पड़ चुकी थी जयसिंह की सेना। दोस्तों युद्ध एकदम ही पलट जाता है, और पलटने का मुख्य कारण यही था कि कासिम ने अपनी उस नीति का पालन किया, उस 22 पत्थर फेंकने वाली तोप का प्रयोग करता है, और जैसे ही वो 22 पत्थर एक तरह से मैदान में जाकर गिरते हैं, हाथी घोड़ों के सर में लगते हैं, तो देखिएगा इतनी
धमाकेदार आवाजें मैदान में गूंजने लगती हैं कि कह सकते हैं कि जो जयसिंह की सेना थी वो एक तरह से कह सकते हैं कि टूटने लगती है। टूटने का मुख्य कारण यही था दोस्तों कि आज तक हमारे राजपूत घोड़ों ने ऐसी आवाजें नहीं सुनी थी। धमाके हो रहे थे, आवाजें गूंज रही थी मैदान में, और देखिएगा कासिम की सेना तुरंत ही हावी हो जाती है जयसिंह की सेना पर, और जयसिंह की सेना जो थी एक तरह से सेना पर ही टूट पड़ते हैं। उसके हाथी घोड़े जो थे वो एक तरह से कह सकते हैं कि आधी सेना को जयसिंह की सेना को ही कुचल देते हैं। और इस तरह से दोस्तों पता चलता है कि जयसिंह को बंदी बना लिया जाता है, और बंदी बनाने का मुख्य कारण यही था कि सारी सेना उस तोपखानों की चपेट में आ चुकी थी। दोस्तों मैं गोला बारूद तोप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 22 पत्थर फेंकने वाली तोप का बात कर रहा हूं दोस्तों। जयसिंह को बंदी बना लिया जाता है, और जयसिंह को देखिएगा ये आश्वासन दिया जाता है कि अगर तू इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है तो मैं देवाल पर कोई भी रक्तपात नहीं करूंगा। अगर तू इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है जयसिंह, तो मैं वादा करता हूं तुझसे कि जो हसर मैंने मकरान में किया है वो हसर मैं देवाल में नहीं करूंगा। दोस्तों जयसिंह अपनी प्रजा को बचाने के लिए, अपनी उस देवाल की जनता को खुशहाल देखने के लिए यही जयसिंह इस्लाम को स्वीकार कर लेता है। और जैसे ही इस्लाम को स्वीकार करा जाता है और इसको बंदी बनाकर एक तरह से खलीफाओं के सुनते हैं कि खलीफाओं के बीच में पेश किया जाता है, और जैसे ही इसको भेजा जाता है अरब के रास्ते, तो देखिएगा यहां पर अगर हम देखें तो कासिम ने अपना वो वादा तोड़ा, और यही हुआ कि जो मकरान में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था हशर, वही आदेश दे देता है कि हर घर को लूटा जाए। कोई भी घर ऐसा ना बचे राजपूतों का, कोई भी मंदिर ऐसा ना बचे जिसमें लूट ना किया जाए। हर मंदिर को लूटा गया दोस्तों, हर घरों में लूटपाट की गई। महिलाओं को कह सकते हैं कि एक तरह से उनकी बेइज्जती की गई, उनके कह सकते हैं कि वस्त्रों का कह सकते हैं चीरहरण जैसा टाइप इस तरह से किया गया। महिलाओं के वस्त्रों का कह सकते हैं कि उनको नंगा तरीके से उनको पूरे देवाल में घुमाया गया। आप मुझे दोस्तों एक चीज बता दो कि हमने किताबों में सिर्फ 2 बातें पढ़ रखी हैं कि मोहम्मद बिन कासिम आया भारत में, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने आया। क्या आपने जाना इतना बड़ा कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने कांड किया था देवाल के अंदर? आप मुझे यह बता दो कि आपके इस्लाम में किस पन्ने पर लिखा है कि महिलाओं को एक तरह से बेइज्जत किया जाए? दोस्तों कहीं भी इस्लाम में यह नहीं लिखा था। मोहम्मद बिन कासिम को यह नहीं कहा गया था खलीफाओं के द्वारा कि आप महिलाओं के साथ उनके साथ क्या करें, एक तरह से अत्याचार करें। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की सेना ने वही हसर किया, महिलाओं के साथ अत्याचार जैसी घटनाएं की। बताते हैं कि दोस्तों यहां पर मोहम्मद बिन कासिम पूरे देवाल पे कब्जा कर लेता है। कब्जा करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम जैसे ही हो जाता है तो इस्लाम का झंडा फहरा देता है, और देखिएगा मोहम्मद बिन कासिम देवाल के बाद सीधा रवाना होता है सिंध की राजधानी अरोर की ओर। देखिएगा दोस्तों देवाल पे कब्जा करने के बाद सीधा रवाना हो जाता है अरोर की ओर। और अरोर में अगर हम बात करते हैं तो अरोर सिंध की उस समय राजधानी हुआ करती थी। और सिंध पे अगर हम बात करते हैं, सिंध का अगर कोई मुख्य केंद्र था जहां पे कि शासन प्रशासन चलाया जाता था तो वो अरोरी था। और वहां पे दाहिर का पुत्र था जिसका नाम था बजरा। बजरा की अगर हम बात करते हैं तो बजरा इतना बड़ा सैन्य अभियान नहीं जानता था, इतना निपुण नहीं था युद्ध कलाओं में। लेकिन दोस्तों राजधानी की कमान अगर किसी के कब्जे में थी तो वो था बजरा। बजरा की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों बजरा से युद्ध हो जाता है, लेकिन बताते हैं कि बजरा मात्र 2 घंटे युद्ध कर पाता है, और इस दौरान पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम इस युद्ध को भी जीत जाता है। राजधानी कब्जा करने के बाद सीधा ये रवाना होता है। देखिएगा कुछ अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण करता है, जैसे निरोन है, जैसे सहवान है, जैसे कि बोधी लोगों का वहां पे शासन था, उनको कब्जे में ले लेता है। और कब्जे में लेने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग सिंध कब्जे में आ चुका था। लेकिन दोस्तों अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूं जो मुख्य लड़ाई है वो अभी भी बकाया है। जो महत्वपूर्ण लड़ाई है, वो जो महत्वपूर्ण बात है मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो सिंध का राजा है वो जीवित है दोस्तों। अभी दाहिर मरा नहीं है, दाहिर वीरगति को प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों।
तो आखिर दाहिर है कहां पर? क्या दाहिर को यह पता नहीं था कि यहां पर क्या चल रहा है? दोस्तों पता था दाहिर को। दाहिर को सब कुछ पता था कि जयसिंह को बंदी बना लिया गया है। दाहिर को यह भी पता था कि मेरे प्रिय पुत्र बजरा का मोहम्मद बिन कासिम ने सर धड़ से अलग कर दिया है। दाहिर को यह भी पता था कि एक तरह से लोगों को जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार कराया जा रहा है। सब कुछ पता था दाहिर को। आखिर फिर दाहिर रहा कहां पर? तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ सैनिक कुछ ऐसे क्षेत्रों में भेजे थे जैसे कि मुल्तान, और दाहिर जो था मुल्तान के विद्रोह का दमन करने के लिए वहां पर गया हुआ था। दोस्तों वो अरबी सेना से वहां भी युद्ध कर रहा था। इसीलिए दोस्तों वो अपने मकरान, अपनी राजधानी अरोर और कह सकते हैं कि जो सिंध का प्रमुख बंदरगाह था देवाल को नहीं बचा पाया। बताते हैं कि दोस्तों दाहिर जब अपने सिंध में पहुंचता है तो सिंध में सिर्फ था तो सिर्फ चीख पुकारे थी। अगर सिंध में कुछ था तो वो सिर्फ क्या था? एक खून से लथपथ वो लोग थे जिन लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा था। उनके सर ऐसे पड़े थे जैसे कि कह सकते हैं कि कोई यहां पर खिलौना कोई बेचने आया हो, जैसे कि एक तरह से खिलौने की तरह एक अरबी सेना उनसे खेल रही थी। उनके सरों की एक मीनार खड़ी करी जा रही थी। इस्लाम के लोग कह सकते हैं कि यही कह रहे थे उनसे, उन काफिरों का वध किया जाए जो कि सिंध में हमारे मौलवी काजियों की हत्या की है। अरे उन छोटे बच्चों का क्या दोष था जिन लोगों को उनको बेरहमी से मारा गया? क्या छोटे बच्चों से इस्लाम को खतरा था? भाई आप मुझे बताओ, इस्लाम में कहां लिखा है ऐसा कि आप जाओ जबरन किसी को इस्लाम धर्म स्वीकार करो? वो छोटे बच्चे काफिर थे, उन बच्चों का क्या दोष था? छोटे छोटे जो 5-5, 6-6, 18 साल से कम थे, क्या उनको इस्लाम से खतरा था? दोस्तों मैं आपको कहानी और लेके चलता हूं। बताते हैं कि दाहिर को पसीना आ जाता है और कह सकते हैं कि दाहिर भी गश्त खाने वाला होता है। उसको लगता है कि मेरे सिंध पर यह किसने असर किया है? आखिर कौन है वो व्यक्ति जिसने कि मेरे प्रिय भतीजे जयसिंह को बंदी बनाया? दोस्तों बताते हैं कि दाहिर क्रोधित हो जाता है और सभी राजाओं से समर्थन की मांगता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, वंश और भी थे लेकिन दाहिर की मदद करने के लिए कोई भी वंश सामने नहीं आता है। लेकिन बताते हैं कि दाहिर ने 1.5 लाख से अधिक सेना इकट्ठी की और एक राबरा के मैदान में पहुंच जाता है। दोस्तों कहां पे पहुंचता है दाहिर? राबरा का मैदान। दोस्तों राबरा के मैदान में पहुंच जाता है यही दाहिर अपनी 1.5 लाख की सेना लेकर, और ये राबी नदी के तट पर बताते हैं कि युद्ध होता है। राबरा के मैदान में बताते हैं कि 1.5 लाख की सेना एक तरफ होती है और मैं आपको बताना चाहता हूं वही 10,000 की सेना एक तरफ होती है। बताते हैं कि यहां पर दाहिर एक ही डिमांड करता है, दोस्तों मैं उस योद्धा से मिलना चाहता हूं कि जिसने मेरे सिंध पर ऐसा किया है, जिसने कि महिलाओं को बेइज्जत किया है, वहां पर रक्तपात किया है। तो बताते हैं कि दाहिर की इतनी बात सुनकर एक छोटा सा बालक सामने आता है और वो कोई बालक और नहीं था, वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने यही कहा कि मैंने किसी की हत्या नहीं की है, मैंने उन काफिरों का वध किया है जिन काफिरों ने इस्लाम के आगे रुकावट बने हैं, मैंने किसी की हत्या नहीं करी है। तो बताते हैं कि दोस्तों 2-4 बातें यहां पर कासिम एवं दाहिर के मध्य होती है। दाहिर ने मौका दिया कासिम को कि चला जा मेरे सिंध से, अन्यथा वही हसर होगा तुम्हारा भी जो अन्य मौलवी काजियों का हुआ था। लेकिन दोस्तों कासिम जाने के लिए नहीं आया था। कासिम मन बनाए बैठा था कि जब तक मैं इस्लाम का झंडा भारत में ना फैला दूं तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। दोस्तों
युद्ध हो जाता है। ये राबरा का युद्ध होता है रावी नदी के तट पर। और दोस्तों एक इतना भयंकर युद्ध होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक अपने जीवन में मुस्लिम और हिंदुओं की सेना कभी इतनी भीषण कभी लड़ी थी तो वो पहली बार कभी लड़ी थी तो वो राबरा के मैदान में या राबरा का युद्ध था। वो एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम अपने इस्लाम का झंडा फहराना चाहता था और एक तरफ यही दाहिर एक स्वतंत्र रूप से एक भारत को फिर से वही अरबी वासियों से बचाना चाहता था जो उनका आतंक था। दोस्तों युद्ध हो जाता है और कम से कम 2 दिन तक लगातार सेनाएं लड़ती रहती हैं। दोस्तों यहां पर देखिएगा, सेना कासिम की भी थक चुकी थी और सेना दाहिर की भी थक चुकी थी, लेकिन बताते हैं कि कासिम ने तीरों की बौछार कर देता है और एक तीर दोस्तों हाथी की आंख में लग जाता है। आपने इतिहास में बहुत घटनाएं पढ़ी हैं। एक धोखे से वार करने की ये कला थी इन अरबी वासियों की, इन तुर्की वासियों की। ये राजा पे वार ना करके जिस पे राजा बैठा है उस पे वार करते थे। और दोस्तों यही हुआ कि हाथी की आंख में तीर लग जाती है और हाथी बिदक जाता है और हाथी एक तरह से दाहिर की सेना पर ही टूट पड़ता है और यही मौका मिल जाता है, दाहिर नीचे गिर जाता है हाथी से। और देखिएगा कासिम ने ये अफवाह फैला दी पूरे मैदान में राबरा के कि सिंध का राजा दाहिर वीरगति को प्राप्त हो चुका है और हमने पूरे सिंध पर कब्जा कर लिया है। लेकिन दोस्तों दाहिर वीरगति को प्राप्त नहीं हुआ था। दाहिर युद्ध कर रहा था एक अपनी सैनिकों के साथ और देखिएगा युद्ध करता हुआ दाहिर इतने आगे निकल जाता है और पता चलता है दोस्तों कि सेना बहुत पीछे रह जाती है। अरबी सेना ने बताते हैं कि दाहिर को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। और इस तरह से पता चलता है दोस्तों लगभग पूरे सिंध पर कब्जा कर चुकी थी अरबी सेना। बताते हैं कि यहां पर सेना राबरा के मैदान से रवाना होती है ब्राह्मणाबाद की ओर और जैसे ही ब्राह्मणाबाद की ओर दोस्तों रवाना होती है तो इस ब्राह्मणाबाद में सूर्य देवी एवं परमार देवी यहां पर शासन कर रही थी। एक बहादुर पुत्रियां थी दाहिर की और इन दोनों को पता था कि मेरे पिता वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, मेरा भाई बजरा मारा जा चुका है। इसीलिए दोस्तों दाहिर की पुत्री भी यहां पर युद्ध करने की इच्छा जताती हैं, अपने ब्राह्मणाबाद को बचाना चाहती हैं। एक महिलाओं की छोटी सी सेना इकट्ठी करती हैं और कासिम के सामने खड़ी हो जाती हैं। दोस्तों बताते हैं कि यहां पर युद्ध की इच्छा जताती हैं कासिम से सूर्य देवी एवं परमार देवी, लेकिन कासिम यहां पर युद्ध करने के लिए दोस्तों मना कर देता है। आखिर कासिम ने ऐसा क्यों किया? दोस्तों बताना चाहता हूं कि कासिम ने यही कहा था कि मेरे इस्लाम में, मेरी कुरान में यह नहीं लिखा है मैं किसी महिला पे शस्त्र उठाऊं। मेरा इस्लाम मुझे इजाजत नहीं देता है कि मैं महिलाओं से युद्ध करूं। ये कासिम वही कासिम बोल रहा है दोस्तों जिस कासिम ने उन छोटे छोटे बच्चों की हत्या करी है। ये वही कासिम बोल रहा है सूर्य देवी परमार देवी से। दोस्तों यहां पर सूर्य देवी एवं परमार देवी यही बोलती हैं कि या तो अपनी सेना को यहां से वापस ले जाओ अन्यथा हमसे युद्ध करो। युद्ध में छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, आप अपनी योग्यता का हमें परिचय दें। दोस्तों यही बात हो जाती है कासिम एवं सूर्य देवी के बीच में और दोनों सेनाएं युद्ध करने लगती हैं और मात्र 2 ही घंटे में पूरी सेना को बंदी बना लेता है। लगभग मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्राह्मणाबाद से सूर्य देवी एवं परमार देवी भागने का प्रयास करती हैं, लेकिन ब्राह्मणाबाद के ही निकट उनको बंदी बनाकर एक तरह से उपहार में खलीफा अल हजाज के सामने भेजा जाता है। बताते हैं कि यहां पर काफी महिलाओं का सबसे अधिक कहीं से अपहरण हुआ था दोस्तों। महिलाओं का तो वो ब्राह्मणाबाद से हुआ था और इस तरह से दोस्तों पूरे सिंध पर झंडा फहर जाता है इस्लाम का और मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा मुस्लिम बन जाता है जिसने कि सिंध पर आक्रमण किया था विजय रूप में।
और मोहम्मद बिन कासिम यहां पर ब्राह्मणाबाद पे कब्जा करने के बाद यही कहता है कि या तो सिंध के लोग इस्लाम को स्वीकार करें, अगर इस्लाम को स्वीकार नहीं करते हैं तो उनको देना होगा जजिया कर। दोस्तों, जजिया कर का अर्थ यही है दोस्तों कि जजिया कर यह है कि या तो आप इस्लाम को स्वीकार करो या फिर आपको अपने घर पर, अपनी भूमि पर, अपने हर चीज पर टैक्स देना होगा। कह सकते हैं कि ये विकलांग जो हुआ करते थे लोग, उन पे मतलब गैर मुस्लिमों पे लगाया जाने वाला कर ही जजिया कर कहलाता है, जो गैर मुस्लिम होते हैं। और जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम कोई है तो वो मोहम्मद बिन कासिम है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कहानी सिंध की हो जाती है, सिंध पर झंडा फहर जाता है। और एक तरह से मैं कुछ कहानी आपको अरब की बताना चाहता हूं कि जब प्रतीक दिया जाता है कि ब्राह्मणाबाद से कुछ महिलाओं का अपहरण करके अरब भेजा जाता है, तो अरब वासियों को, बगदाद के खलीफा को यह लगता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने पूरे सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। और जब सूर्य देवी एवं परमार देवी जाती हैं बगदाद के खलीफा अल हजाज के सामने दोस्तों, तो देखिएगा यहां पर क्या कहानी होती है। थोड़ी सी बस 5 मिनट की कहानी हो रही है, आप थोड़ा समझें। जब सिंध का राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है और सिंध पर विजय प्राप्त कर लेता है मोहम्मद बिन कासिम, तो मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना के साथ सीधा रवाना हो जाता है अरब। और अरब में देखिएगा मोहम्मद बिन कासिम उपहार में जो महिलाएं भेजता है, उन महिलाओं के साथ बगदाद का खलीफा हजाज विवाह करने का प्रस्ताव रखता है। और विवाह करने का जो मुख्य प्रस्ताव आता है वो सूर्य देवी एवं परमार देवी के बीच में आता है। और इनसे कहता है बगदाद का खलीफा अल हजाज कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं। लेकिन बताते हैं कि ये सूर्य देवी परमार देवी ने निकाह करने से उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आखिर ऐसा क्यों किया? दोस्तों, जब बगदाद के खलीफा अल हजाज ने यह कहा कि हम आपसे निकाह क्यों नहीं कर सकते या आप हमसे निकाह क्यों नहीं कर सकती, तो बगदाद के खलीफा से इन्हीं सूर्य देवी परमार देवी ने दोस्तों एक ही बात रखी कि हम आपके लायक नहीं हैं, हम पवित्र नहीं हैं, हम उन इस्लाम की परंपराओं के लायक नहीं हैं। तो यहां पर बगदाद का खलीफा अल हजाज इनसे जवाब मांगता है कि ऐसा क्या हुआ है आपके साथ। तो दोस्तों, इन्होंने एक षड्यंत्र रचा। इनके जो शब्द हैं वो ध्यानपूर्वक सुनना कि इन्होंने कहा क्या। इन्होंने यही कहा कि जिस समय पूरी अरबी सेना सिंध में प्रवेश किया था, तो वहां लूटपाट के साथ साथ इस अरबी सेना ने महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं की थी। सिंध की कोई भी महिला ऐसी नहीं है जिसके साथ अरबी सेना ने अत्याचार नहीं किया। सूर्य देवी परमार देवी ने यही जवाब मांगा बगदाद के खलीफा अल हजाज से, क्या आपका इस्लाम यह अनुमति देता है कि आप महिलाओं के साथ जबरन अत्याचार करें? और उस अत्याचार की शिकार हम 2 दाहिर की पुत्री भी हैं। दोस्तों, यहां पर देखिएगा, बगदाद के खलीफा अल हजाज ने तुरंत ही अपने आप को अपमानित समझा और तुरंत ही आदेश दिया कि सिंध विजेता कासिम को हमारे सामने पेश किया जाए। दोस्तों, कासिम को पेश कर दिया जाता है और कासिम से जवाब मांगा जाता है बीच सभा में। क्या जो सूर्य देवी परमार देवी कह रही है, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? वहां पर सिंध पर ऐसी कौन सी घटना अरबी सेना ने की है वहां पर लूटपाट के अलावा? क्या आपने आदेश दिया था सेना को कि महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाए? दोस्तों, कासिम को कह सकते हैं कि कासिम की जो सर था वो नीचे झुका हुआ था और कासिम की खामोशी बता रही थी कि शायद कुछ सिंध में ऐसा हुआ है, शायद ही कुछ ऐसा अरबी सेना ने वहां पर किया है। उसकी खामोशी को मद्देनजर रखते हुए बगदाद के खलीफा अल हजाज ने आदेश दिया
कि मोहम्मद बिन कासिम जो सिंध विजेता है उसका सर काटकर बीच सभा में हमारे सामने पेश किया जाए। इस्लाम की परंपराओं को मद्देनजर रखते हुए जो कासिम ने यह काम किया है उसको सिर्फ दंड अगर कोई है तो वो मौत है। दोस्तों यहां पर देखिएगा, कासिम का सैनिकों के द्वारा सर काटकर बगदाद के खलीफा हजाज के सामने रख दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों इस्लाम में यह कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी महिला के साथ अत्याचार करें, आप किसी छोटे बच्चों को मारें। कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है दोस्तों। अगर कहीं लिखा हुआ है तो मुझे आप कमेंट करके बताएं कि सर बाकी में आपने जो कहानी बताई है वो गलत है। दोस्तों रियल पढ़ा रहा हूं आपको, भागना नहीं है इतिहास से, कभी छोड़ के चला जाओ। अगर दम है तो पढ़ो, यहां पर कहानी को समझो, रियल इतिहास पढ़ो यार। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं आप, क्या ऐसा नहीं हुआ है? पढ़ोगे तब पता चलेगा ना। कासिम ऐसा नहीं था, कासिम ने ये नहीं किया था। आज हम आपको रियल कहानी बताएं। दोस्तों जब बगदाद के खलीफा अल हजाज के आदेश पे सर काट कर लाया जाता है कासिम का और बीच सभा में रख दिया जाता है, तो सूर्य देवी परमार देवी उस सर कटे हुए सर को देखकर बड़ी मन ही मन में खुश होती है। पूरी सभा शोक में थी। अल हजाज अपने आप को अपमानित समझ रहा था, लेकिन दोनों के चेहरों पर एक खुशी थी। दोस्तों यहां पर अल हजाज जैसे ही इनके चेहरों को देखता है तो इनसे जवाब मांगता है कि ऐसा तो कोई शुभ समाचार नहीं है जिससे कि आपके चेहरे पर इतनी खुशी है, क्या हुआ है ऐसा? तो देखिएगा दोस्तों सूर्य देवी परमार देवी ने क्या जवाब दिया। इन्होंने एक जवाब दिया कि कासिम ने ऐसा नहीं किया था। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनना। कासिम ने ऐसा नहीं किया था। इन दोनों ने बात कही कि कासिम ने ऐसा नहीं किया था, कासिम की सेना ने ऐसा किया है। हमने तो अपने पिता दाहिर की मृत्यु का बदला लेने के लिए और अपने भाई बजरा की मृत्यु का बदला लेने के लिए और अपने चाचा जयसिंह को एक अत्याचार रूप उनके साथ जो अत्याचार किया है उस अत्याचार का बदला लेने के लिए मैंने ऐसा किया है। कासिम ने आदेश नहीं दिया था, कासिम के कुछ सैनिकों ने वहां पर अत्याचार किया था। दोस्तों अल हजाज अपने आप को बड़ा ही ऐसा समझता है कि मैंने एक बड़ा ही पाप किया है, और कह सकते हैं कि अल हजाज को एक तरह से ऐसा लगता है कि अब इन दोनों लड़कियों को भी जीने का अधिकार नहीं है, और तुरंत ही इनको सैनिकों को आदेश दे देता है कि इन दोनों के भी, जैसे कि कासिम का सर काटा गया था तो इन दोनों के भी सर काटकर बीच रेगिस्तान में चील कौओं को के सामने फेंक दिया जाए। वैसे ही हुआ दोस्तों, और इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि कहानी यहां पर ही समाप्त हो जाती है। और कुछ समय पश्चात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत अरबी लोगों ने इस भारत पर आक्रमण किया, लेकिन किसी को सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। अगर किसी ने इस्लाम का झंडा भारत में फहराया था विजय के रूप में तो वो मोहम्मद बिन कासिम ही था दोस्तों। और इस तरह से पता चलता है कि कुछ समय पश्चात अल हजाज के खिलाफ भी षड्यंत्र रचा जाता है, और अल हजाज को भी ऐसा लगता है कि मैंने एक सिंध विजेता को एक गलत रूप से उसको मृत्यु दंड दिया है, मैंने गुनाह किया है। और कुछ समय पश्चात अल हजाज भी अपना सर काट लेता है, और इस तरह से धीरे धीरे कई बार आक्रमण हुआ लेकिन कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। कह सकते हैं कि कासिम का आक्रमण एक आंधी की तरह आया और आंधी की तरह चला गया, और कुछ समय पश्चात ये सिंध जहां पर कि इस्लाम का झंडा फहराया गया था फिर से स्वतंत्र हो जाता है। जयसिंह जो अरब में गया हुआ था वो वापस आ जाता है
सिंध में, और सिंध का अगला जो राजा बन जाता है वो जयसिंह बन जाता है दोस्तों, और सिंध फिर से राजपूत शासन के रूप में खिल उठता है। और देखिएगा ये कहानी अगर दोस्तों आपको समझ में आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि जीएस इस तरह से भी पढ़ाया जा सकता है, कहानी इस तरह से भी बताई जा सकती है। तो कहानी बड़ी हो गई है तो आप एक काम करें, वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा आपको, और उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको जो मैंने यहाँ पर कहानी बताई है दोस्तों, उस कहानी के सारे क्वेश्चन आपको दोस्तों मिल जाएंगे। कुछ लोग हो सकते हैं कि कहानी को जल्दी से नहीं समझ पाए, तो दोस्तों अगर समझना है, मुझे समझना है, जीएस को समझना है, तो मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन मैं आपके लिए कुछ हेल्प कर रहा हूं। आपको एक लिंक दे दिया जाएगा इसके नीचे वीडियो के, तो आप उसको क्लिक कर ले। उसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा कि जैसे पूछ ले कि मोहम्मद बिन कासिम कौन से दर्रे को पार करके आया, तो मैं ऐसे सभी चीजें बोल रहा हूं, जैसे गोमल दर्रे को पार करके आया, तो आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक कर लेना दोस्तों। उस पर आपको सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे इस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने इसको वीडियो से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक देखोगे तो आपको वाकई में लग जाएगा कि हाँ, कोई भी क्वेश्चन आईएएस लेवल तक मैं आपको क्लियर करा रहा हूं इस टॉपिक में, कैसा भी पूछ ले आपको इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।